हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लर्न वेल एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पर समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में नेचुरल जो वेजिटेशंस है, इट मीन्स प्लांट्स, और कुछ हैबिटेट जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। और नेचुरल जो वेजिटेशंस है उनको किस प्रकार से कंजर्व किया जाता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। द क्लस्टर ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली इन एसोसिएशन विथ ईच अदर इन ए गिवन नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशंस। द क्लस्टर ऑफ प्लांट्स मीन्स कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे नेचुरली क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, और उन सबको हम एक तरह से नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी प्लेस पर ये प्लांट्स ऑलरेडी नेचुरली क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। इनको हम ग्रो नहीं करते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा डेंस फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि नेचुरली ग्रो होते हैं। प्लांट्स आर वैल्यूबल रिसोर्सेज सिंस ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब प्लांट्स पर डिपेंडेड होते हैं सर्वाइव के लिए। आगे हम देख रहे हैं हैबिटेट एंड बायो डाइवर्सिटीज। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यानी कि फॉरेस्ट है वो एक बहुत बड़ी हैबिटेट है अपने आप में, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इवन प्लांट्स भी रहते हैं। सो दे आर आइडियल हैबिटेट। क्लाइमेट कंडीशन प्रिवेल, दिस गिव राइज टू बी सुटेबल कंडीशन। बिकॉज ऑफ कि जो फॉरेस्ट हैं वो एनिमल्स को एक सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, सो उनका एक तरह से फेवरेट हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। इन्फो पीपल में हम देखते हैं कि फ्लोरा एंड फूना आर बोटानिकल टर्म्स ऑफ वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रेस्पेक्टिवली। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट किंगडम, ठीक है। फ्लोरा में सारे प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं, और फूना में हम करते हैं एनिमल्स किंगडम, ठीक है। तो फ्लोरा और फूना ये दो एक बड़ी टर्म होती है प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम को। दे देयरफॉर प्रमोट एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कि एक फॉरेस्ट हैबिटेट में प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हैबिटेट हो, नॉट ओनली फॉरेस्ट हैबिट, हर हैबिटेट में हम प्लांट्स पे और प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल वेजिटेशंस। यानी कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस वेजिटेशंस आर क्लाइमेट, एक्सेप्ट सॉइल, विंड, मूवमेंट। यानी कि क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है नेचुरल जो वेजिटेशंस है। सॉइल तो बिल्कुल अफेक्ट करता है, और विंड, जो विंड का मूवमेंट होता है, यानी कि हवाएं, एयर का मूवमेंट, ये तीनों ही फैक्टर जो है नेचुरल वेजिटेशंस को अफेक्ट करते हैं। अबव ऑल द लैटिट्यूडनल वेरिएशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग द टाइप ऑफ वेजिटेशंस फाउंड इन द रीजन। और किस रीजन पर कौन सी टाइप की वेजिटेशंस जो है फाउंड होगी, पाई जाएगी, वो होता है एक तरह से डिपेंड किस पर, लैटिट्यूडनल जो वेरिएशन होता है हर जगह, ठीक है। अलग जगह, हर जगह अलग अलग लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है। तो इन फैक्टर्स को हम वन बाई वन देखते हैं। पहला हम देख रहे हैं क्लाइमेट। द बेसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन इज क्लाइमेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है जो कि वेजिटेशंस को अफेक्ट करता है वो होता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में देखते हैं हम टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन आर मेन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप। क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में दो फैक्टर आते हैं, एक तो टेम्परेचर है और एक है
प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर का मतलब तो टेम्परेचर होता ही है, प्रिसिपिटेशन का मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। रेन, बारिश कितना है, यानी कि बारिश कितना होता है वो। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है एक तरह से नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। आगे हम देखते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट इट pertains to direction in which a slope faces the sun. Windwards slope receive good rainfall and have dense vegetations। देखो, एस्पेक्ट मीन्स होता है कि उस पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर प्लांट्स का साइज कैसा, मतलब कैसा है, फॉर्म कैसी है, ठीक है। तो वो डिपेंड होता है एक तो रेन शेडो पर। रेन शेडो मीन्स, रेन शेडो वो पार्ट होता है जहाँ पर एक तरह से बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। सो एस्पेक्ट जो होता है वो बेसिकली डिपेंड होता है, एक तो देखो स्लोप विच फेस द सन, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि सन को फेस करते हैं, और वहाँ पर जो विंड होती है, हवाएं होती है, ठीक है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में रिसीव होती हैं। सो वहाँ पर रेनफॉल जो होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा होता है, और रेनफॉल ज़्यादा होगा तो डेंस वेजिटेशंस होगी, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, ठीक है। और अदर साइड अगर हम देखें रेन शेडो, जहाँ पर एक तरह से रेनफॉल भी कम होगा, ठीक है, और हवाएं भी कम चलेंगी, तो वहाँ पर जो वेजिटेशंस होती है वो स्कैंटी होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर जो है सोइल। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइल, तो क्योंकि प्लांट्स जो है ग्रो होने के लिए सारे न्यूट्रिशंस या फिर मिनरल्स, वाटर सब सोइल से ही एक तरह से टेक करते हैं। सो प्लांट्स ड्रॉ मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, वाटर फ्रॉम द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, एंड सो वेल डेवलप सॉइल इज कैपेबल टू रिटेनिंग मॉइस्चर, यानी कि जो अच्छे से डेवलप सॉइल होगी वही एक तरह से मॉइस्चर को रिटेन करेगी, मतलब उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी होगी, ठीक है। एंड वो अच्छे से, मतलब प्लांट्स है उसको क्या करेगी, वेल फ्लोरिस्ट करेगी, यानी कि अच्छे से नरिश करेगी। सेकंड बात करते हैं विंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और विंड्स हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, दो टाइप की होती है, एक तो हॉट एंड ड्राई, डू नॉट प्रमोट प्लांट ग्रोथ, यानी कि हॉट और ड्राई जो विंड होती है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करती है, जबकि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ठीक है। फास्ट विंड कॉज सॉइल इरोजन, यानी कि जो तेज हवाएं होती है उससे सॉइल इरोजन होता है। सो दे विलो अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल, और तेज हवाएं चलने से जो सॉइल की टॉप लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है वो विलो होती है, यानी कि वो रीजन होता है उसका। सो ड्राई विंड्स रिजल्ट इन हॉट और कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस। जैसे कि हम देखते हैं डेजर्ट में जो है यही कंडीशन होती है, यानी कि डेजर्ट में हॉट बहुत ज़्यादा होता है और हवाएं जो होती है हॉट और ड्राई होती है। सो वहाँ पर जो वेजिटेशंस है, ठीक है, वो बहुत ही कम ग्रो होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वेजिटेशंस को अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशंस। वेजिटेशन जो होती है ब्रॉडली हम उनको यहाँ पर 4 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं। पहला फॉरेस्ट है, दूसरा ग्रासलैंड है, तीसरा आपका टुंड्रा है, एंड चौथा है आपका डेजर्ट। अब हम इनको वन बाई वन स्टडी करते हैं। पहला है फॉरेस्ट। देखो, दे आर मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशंस जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि फॉरेस्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा एक तरह से फैले हुए जोन होते हैं हमारे अर्थ पर, जो कि नेचुरल वेजिटेशंस होती है। इनमें थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर इंटरएक्ट विद ईच अदर, यानी कि 1000 प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ में यहाँ पर इंटरएक्ट करते हैं विद द अवैटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो अवैटिक कंपोनेंट होते हैं उनके साथ। अवैटिक कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, सॉइल, एयर और वाटर, यानी कि जो नॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो सारे अवैटिक कंपोनेंट्स होते हैं। द ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट वेरी क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड, ठीक है। अब किसी फॉरेस्ट में कितने ट्रीज होंगे, कितने प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो वहाँ पर क्लाइमेट पर डिपेंड होंगे या फिर वहाँ के लैटिट्यूडनल पे डिपेंड होंगे। फॉरेस्ट आर 3 मेन टाइप्स आर एक्सप्लेन बिलो। बेसिकली जो है 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं जो हम नीचे पढ़ रहे हैं। पहला है आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो पढ़ते हैं, देखो, दे आर आल्सो नोन एज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड सेल्वस इन साउथ अमेरिका, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये एक तरह से इन्हें हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कह सकते हैं और ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। दिस रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि ये जो रीजन है वो हमारे एक तरह से ग्लोब में 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बिटवीन हम इसको लोकेट कर सकते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट
प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, साल भर यानी कि पूरे ईयर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है दैट सपोर्ट लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी कि हॉट और जो ह्यूमिड क्लाइमेट है इसी के कारण यहाँ पर जो होती है काफ़ी सारी वैरायटी जो है प्लांट्स की अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है। लग्जरियस ग्रोथ का मतलब है एक प्रॉपर ढंग से ग्रोथ होती है यहाँ पर प्लांट्स की। सो इसे एवरग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो है आपका कौन सा पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। और अगर आप ग्लोब पर देखें तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बिटवीन वाला पार्ट है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज आर फाउंड इन, देखो एशिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एक तो एशिया में मलेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया है, पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, वेस्टर्न घाट्स इन केरला जो कि हमारे इंडिया में है, अंडमान निकोबार आइलैंड इन इंडिया, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट हैं वो फाउंड होते हैं। आगे बात करते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो उसमें कांगो बेसिन है और गुन गुनेया ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, यानी कि वेस्ट अफ्रीका के पार्ट में ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में एक तो अमेजन जो बेसिन है उसमें ऐसे भी जो प्लांट्स है एवरग्रीन वाले वो पाए जाते हैं, एंड कोस्टल लोलैंड्स एरियाज होते हैं वहाँ पर, एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एरिया में भी ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लें, ठीक है। ये तो हमने कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो टॉल ट्रीज विद ए हाइट ऑफ मोर देन 40 मीटर, यानी कि इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है 40 मीटर के अबव, एंड फ्रॉम ए थिक एंड एवरग्रीन कैनोपी, इनकी जो कैनोपी होती है, कैनोपी किसको कहते हैं, ओवरहेड पार्ट को, यानी कि ऊपर का पार्ट जो होता है वो कैनोपी हम उसको कहते हैं। तो वो एक तरह से थिक होती है और एवरग्रीन यानी कि हमेशा ग्रीन होती है। दीज ट्रीज हैव ए लेयरिंग अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो लेयरिंग होता है। बिलो द कैनोपी, यानी कैनोपी के जो नीचे है शॉर्टर ट्री होते हैं जिन्हें हम प्लांट्स कह सकते हैं, या फिर उनके नीचे क्रीपर्स होते हैं जो कि ज़मीन पर मतलब फैल के चलते हैं, ठीक है। दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये साल भर के होते हैं ग्रीन ही रहते हैं, सो इनको एवरग्रीन कहते हैं या एवरग्रीन कहते हैं, ठीक है। द थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, यानी कि इनकी कैनोपी पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है जिससे सनलाइट जो है पूरी तरह ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती है। दस द ग्राउंड हर ऑलवेज रिमेन्स डैम्प एंड वेट, इसलिए यहाँ के ग्राउंड जो होते हैं वो हमेशा एक तरह से वेट मतलब हमेशा गीले और एक तरह से ह्यूमिड टाइप के होते हैं। इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं लेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीज, देखो कैसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये है सबसे लंबा पेड़ जिसकी हाइट हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, अबव 40 मीटर। तो ये इतने बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे बात करते हैं हम तो छोटे वाले पेड़ होते हैं, शॉर्टर ट्री होते हैं, शॉर्टर ट्री के नीचे क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है, ठीक है, वो वाले होते हैं, ठीक है। और अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी कहते हैं, ठीक है। और नीचे देखो सर्ब्स है, सर्ब कौन होती है, सर्ब सब होती है जैसे ग्रास वगैरह आती है, ठीक है। ये नीचे वाला फ्लोर है फॉरेस्ट फ्लोर, और ये बीच वाला फ्लोर है जिसमें आपके हर्ब से सर्ब से मतलब छोटे जो प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं। इनकी कैनोपी इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि सनलाइट इंटर नहीं करती है, यानी कि ज़मीन पर तो सनलाइट कभी आती भी नहीं है, बहुत कम आती है। सो ये जो है हमेशा यहाँ पर ह्यूमिडिटी बनी रहती है और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। अगर देखो हार्डवुड ट्रीज जैसे महोगनी है, रोजवुड है, इबोनी है, ठीक है, इनकी सबकी जो वुड होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। विच आर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट, इनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट होता है जैसे फर्नीचर वगैरह में, ठीक है, या फिर और मशीनरी पार्ट्स में, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ टी रबर कॉफ़ी, यानी कि ये जो फॉरेस्ट है इनके जो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है इन क्रॉप्स के लिए मतलब क्लियर कर दिए जाते हैं, यानी कि साफ कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर टी रबर और कॉफ़ी और स्पाइसीज इनका जो है एक तरह से कल्टीवेशन होता है, क्रॉपिंग होती है। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा फॉरेस्ट है वो है आपका टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अभी टेम्परेचर है और वो वाला हमने ऊपर देखा था वो ट्रॉपिकल है, तो वहाँ पर तो बारिश होनी है अच्छे से। आगे देखो दे आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूड कोस्टल एरियाज, यानी कि जो मिड लैटिट्यूड वाला पार्ट है तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं ये वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट। एग्जांपल जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, एंड इनमें ये पाए जाते हैं। द ट्रीज इन
दीज फॉरेस्ट आर हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक पाइन, ठीक है, यूकेलिप्टस आल्सो ग्रो हेयर। यानी कि यहाँ पर जो है सॉफ्ट वुड वाले जो ट्रीज हैं जैसे ओक है, पाइन है, यूकेलिप्टस है, ये सभी ग्रो होते हैं। आगे बात करते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट। These forests are found in both in tropical region and between the 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो ग्लोब पर हम देखते हैं 25 डिग्री नॉर्थ साउथ के बिटवीन ये जो है रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। हेयर देयर आर नोन एज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इन दिस रीजन 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड टेम्परेचर। Deciduous forests are found in India subcontinent. These tropical deciduous forest are also known as मानसून फॉरेस्ट, यानी कि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि मानसून पर डिपेंड होते हैं और इन्हें हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, देखो अब हम देखते हैं कि इनमें जो जो ट्रीज होते हैं उनकी क्या कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स टुगेदर इन द ड्राई सीजन, यानी कि जो गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पे ये जो होते हैं अपनी लीव को शेड कर देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा एवरग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो ये हमारे ग्लोब पर मतलब कौन कौन से पार्ट पर पाए जाते हैं। तो एशिया में अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में तो ये पाया जाता है, क्योंकि इंडिया में हमारे देखते हैं कि हम गर्मी आते ही जो है सारे पेड़ जो हैं अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं नीचे। तो हमारे इंडिया में ऐसे जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो ये एशिया में इन जगह पर पाया जाता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट एंड न्यूजीलैंड पार्ट, ठीक है, इन दोनों में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी टाइप के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यूरोप की बात करते हैं तो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो होता है यूरोप कॉन्टिनेंट का, तो उसमें भी इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में मिलता है, वेस्टर्न पार्ट में नहीं मिलता है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो चिली है और पराग्वे है, इन कंट्रीज में भी ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो देखो जनरली दीज फॉरेस्ट हैव थिक अंडर ग्रोथ, यानी कि इनकी जो अंडर ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। एंड द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती है। थिक ट्रंक होता है इनका, इनका जो मतलब स्टेम पार्ट थिक होता है, मोटा होता है, और ब्रांचेज भी थिक होती है। सम ट्री लाइक जैसे बैनियन ट्री है, जो कि हम देख सकते हैं बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, ठीक है, उसके पास लॉन्ग सपोर्टिंग रूट्स होती है। दीज आर हार्डवुड ट्रीज विद ए ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि इनकी बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल वैल्यू होती है। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर जैसे टीक है, साल है, ठीक है, शीशम है, महुआ है, और नीम है, पीपल है, ये सारे ही डेसिडियस फॉरेस्ट हैं और ये सभी जो है इंडिया में ब्रॉडली तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओक है और मैपल है, ब्रिच है, ठीक है, बिलो है और हिकोरी है, ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो ऐसे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इसी टाइप के हमारे प्लांट्स इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि और एवरग्रीन नहीं मिलते, वो भी मिलते हैं, बट ये टाइप के। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉनिफोरस प्लांट्स। कॉनिफोरस प्लांट्स मीन्स है जो कि माउंटेन्स रीजन में मिलते हैं। कॉनिफोरस मीन्स है कोन टाइप का शेप जिनका होता है, ठीक है, CONE कोन, कोन देखा है, जोकर की टोपी जैसे, ऐसे मतलब जो ऊपर से नुकीले होते हैं, ऐसा शेप वाले प्लांट्स। तो देखो इट इज एवरी ग्रीन वेजिटेशन जोन लोकेट इन नैरो बेल्ट बिटवीन द 55 डिग्री, अगर हम ग्लोब की बात करें तो 55 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है ये ओनली वहाँ पर पाए जाते हैं। मैन ट्री फाउंड आर पाइन, अब देखो इनमें से जो मैन ट्री है, ठीक है, वो एक तो पाइन है, एक देवदार है, एक सीडर है, फिर है, तो इस टाइप के जो प्लांट्स या ट्रीज देखने को मिलते हैं। दिस ट्री हैव, इनकी जो सॉफ्टवुड होती है मतलब वुड सॉफ्ट होती है एंड इसलिए इनका यूज हम फर्नीचर वगैरह में करते हैं, ठीक है, प्लाई वगैरह बनाते हैं ना प्लाईवुड उसमें। एंड दे आर आल्सो प्रोवाइड पल्प ऑफ पेपर, ठीक है, यानी कि पेपर का जो पल्प बनता है ना, हम कहते हैं ना कि भाई पेड़ों से ही तो मतलब प्लांट से ही तो पेपर बनता है ना, कागज़, तो उसके पल्प को बनाने में इनका यूज़ होता है। अगर हम बात करें इन कॉनिफोरस फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो
यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट में देखें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ऐसी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एशिया में बात करें तो रसिया है, ठीक है, वेयर दीज फॉरेस्ट इज कॉल्ड टेगा, एंड हिमालय ऑफ द इंडिया, ठीक है, हिमालय यानी कि इंडिया के हिमालय रीजन में, ठीक है। आगे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो अलास्का है, एंड लेब्राडोर अक्रॉस कनाडा, ठीक है, यहाँ तक भी इस टाइप के जो कॉनिफरस ट्रीज हैं वो एक तरह से पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इनका जो शेप होता है वो मैंने बता दिया आपको, कोइन जैसा होता है, नॉट कोइन, ठीक है, कोइन मीन्स तो सिक्का होता है, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है, CONE, कोन। द ट्री आर एवरग्रीन एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, दे हैव स्ट्रेट एंड टॉल ट्रंक, इनकी ट्रंक हमेशा स्ट्रेट होती है और टॉल होती है। हाइट की बात करें तो 20 से 30 मीटर है। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, है ना, द लीव्स ऑफ ट्रीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नीडल लाइक, ठीक है, इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, नीडल शेप की होती है, ताकि वाटर का लॉस बहुत कम हो, ठीक है। और ट्रीज बियर्स कोन, यानी कि ट्रीज जो होते हैं कोन टाइप के होते हैं, द नेम कोनिफोरस, देखो आ गया ना। ड्यूरिंग स्नोफॉल द निडल शेप्ड लीव्स एंड ब्रांचेज डू नॉट स्नो अलाउ स्नो एक्यूमुलेशन, यानी कि इनका जो शेप कोन टाइप का क्यों होता है, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल इन पर गिरता है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट इसको फिसल जाती है स्नो और नीचे आ जाती है, यानी कि वो इनकी ब्रांच पे एक्यूमुलेटेड नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होती है, ठीक है, ईजिली जो है नीचे स्लोप हो जाती हैं इन। आगे देखो, ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के हाई एल्टीट्यूड पार्ट में ऐसे जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलते हैं, एंड अल्पास एंड द एंडस, ठीक है, एंडीज है। द वेजिटेशन वेरीज पर हाइट, मतलब हाइट तो इनकी वेरी करती है। अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर है, प्रिसिपिटेशन है, आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन हेयर, जनरली मिक्सड कॉनिफरस एंड वेजिटेशन फाउंड इन द लोअर वैली, यानी जो लोअर वैली वाले पार्ट होते हैं ना, ठीक है, लोअर वैली का मीन्स है जहाँ पर घाटियाँ कम होती है ना, वो वाला पार्ट, ठीक है, तो वहाँ पर भी कॉनिफोरस पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो भी मतलब एक तरह से माउंटेन रीजन वाले एरिया है वहाँ पर ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एंड बियॉन्ड 5000 मीटर ओनली मॉसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड, यानी कि 5000 मीटर्स की हाइट पे मॉसेस और लाइकेंस ही मिलते हैं। अबव 5500 मीटर्स ऑफ फर्माफ्रोस्ट रीजन लाई, यानी कि 5500 मीटर जो हाइट होगी वहाँ पर हमारा फ्रॉस्ट रीजन होगा, यानी कि बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ रीजन होगा, वहाँ पर जो है कोई भी वेजिटेशंस नहीं पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशंस। दीज ऑकर्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 30 एंड टू 40 नॉर्थ साउथ, 30 और 40 के बिटवीन का जो पार्ट होता है हमारे ग्रुप में, तो उसमें ये एक तरह से अजीब वेजिटेशंस मिलती है। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैन एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड पार्ट्स ऑफ द यूरोप, कैलिफोर्निया, चिली, एंड पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, नियर मेडिटेरेनियन, साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर जो है ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। अब इन बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो दीज रीजन्स हैव वेट विंटर्स एंड हॉट समर्स, यानी कि यहाँ पर जो सर्दी का मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला होता है, एंड और गर्मी का मौसम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ड्राई होता है। सो विथ हाई अमाउंट ऑफ सनशाइन द प्लांट ग्रो इन एविडेंस, द फॉरेस्ट मैनली कंप्राइज शॉर्ट सर्व लाइक ऑलिव, यानी कि यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, वो उनकी हाइट जो है ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती है और मतलब शॉर्ट ही होती है, जैसे ग्रेप वाइन है, ओक ट्री है, ठीक है। दिस ट्रीज हैव थिक थिक लेथेरी लीव्स टू रिटेन मॉइस्चर, इनकी जो लीव्स होती है वो थिक होती है ताकि वो अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन कर सके, मतलब बनाए रख सके। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो वो है आपका ग्रासलैंड। तो इसमें देख तो लार्ज एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड विद ग्रास आर कॉल्ड ग्रासलैंड, यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा एरिया अगर ग्रास से कवर्ड है तो उसे ग्रासलैंड कहते हैं। दीज आर द मोस्टली फाउंड इन रीजन ऑफ द मीडियम ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर कम बारिश होती है तो वहाँ पर ये एरिया पाया जाता है। वेस्ट ऑफ द लैटिट्यूड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, एक ट्रॉपिकल एंड एक टेम्परेचर, ठीक है।
टेम्परेट बोल सकते हैं इसको। दोनों ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। तो दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन ए वाइड बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के दोनों साइड में ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप ग्लोब देखते हो बीच में आपका इक्वेटर पार्ट है, तो इधर भी मिलते हैं और इधर भी मिलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सवाना रीजन, यानी कि इस रीजन को हम सवाना रीजन कहते हैं। विथ 25 से लेके 125 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पर, मतलब इस जगह पर। ठीक है, ग्रासलैंड जो हैबिटेट है वहाँ पर। एंड हैव वार्म टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर वार्म होता है, यानी कि गर्मी होता है पूरे साल। ठीक है, दे हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस टाइप का जो हैबिटेट है उसका अलग अलग नेम है। जैसे ब्राज़ील में इसको कंपास कहते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं, लिनोज बोलते हैं। एंड अफ्रीका में सवाना बोलते हैं। ठीक है, सवाना। अब बात कर लेते हैं कि ग्रासलैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो दीज आर वेरिएशंस इन नंबर्स एंड हाइट ऑफ द ट्रीज इन दिस रीजन, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग हाइट के जो है एक तरह से ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉल एंड कोर्ज ग्रासेज ग्रो इन दिस रीजन। पहली बात तो ग्रासलैंड जो होता है ना, यहाँ पर टॉल एंड कोर्ज ग्रास उगती है। टॉल का मतलब बहुत लंबी लंबी। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में ऐसी छोटी छोटी ग्रास होती है ना, ऐसी वाली नहीं, बहुत लंबी होती है। इवन बहुत लंबी होती है, मतलब जिराफ देखा है आपने। ठीक है, जिराफ है, ऐसे ऐसे एनिमल्स इनमें मिलते हैं। ठीक है, हम तो आराम से छुप सकते हैं, इतनी बड़ी होती है। 1 से 2 मीटर हाई होती है, देख लो आप। ठीक है, 1-2 मीटर के हम होते हैं, और क्या 2 मीटर तो मुश्किल से होते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ग्रासलैंड वेजिटेशन दीज देखो, देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है। ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया, मतलब पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर ग्रास पाई जाती है। ठीक है, और बात करें अगर हम यहाँ पर जो वेजिटेशंस की, तो वो है आपका बोबाब, अब ये ट्री के नाम है। ठीक है, और बॉटलनेक ट्रीज, अकाकिया एंड कैक्टस। ठीक है, ये कुछ ट्री के नाम है जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया ना एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डेजर्ट से थोड़ा अच्छा एरिया है ये। ठीक है, डेजर्ट में तो बिल्कुल एक तरह से हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, बट यहाँ पर जो है एक तरह से कम बारिश होती है, बस इतना फ़र्क है। वहाँ पर बहुत कम होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, तो ग्रासलैंड लोकेटेड इन द 40 to 55 डिग्री नॉर्थ साउथ के बिटवीन का जो पार्ट होता है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। और इसके भी काफ़ी अलग अलग नेम है। ठीक है, जैसे यूरोप में इन ग्रासलैंड को स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो इनको प्रेयरीज कहा जाता है, प्रेयरीज। ठीक है, और साउथ अमेरिका में इनको पम्पास कहा जाता है। मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोला जाता है, मतलब इन ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। ये जो ग्रासलैंड होते हैं टेम्परेट वो कैसे होते हैं, तो देखो ऑन अकाउंट ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, टेम्परेट बढ़ आ रहा है तो इट मीन समझाओ बारिश तो कमी होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा जहाँ बारिश कम होगी। ट्रीज आर ऑलमोस्ट एबसेंट हेयर, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं होता है, ऑलमोस्ट एबसेंट ही होते हैं। ठीक है, और बट पॉपुलर्स से एल्डर्स एंड बिलोब्स आर फाउंड नियर द रिवर ऑफ दिस एरिया, मतलब अगर यहाँ पर कोई आसपास रिवर होती है तो यहाँ पर इस टाइप के जो है जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं एज टेम्परेचर। अब ये ट्रीज जो होते हैं ना, पॉपुलर, ठीक है, एल्डर, ब्लोज, ये उसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब डेजर्ट जैसी कंडीशन में। टेम्परेचर जो रिमेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है समर्स में, एंड 0 डिग्री पहुँच जाता है विंटर में, यानी विंटर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। एंड ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल 25 to 65, देखो ये है रेनफॉल का यहाँ का एवरेज, इतनी से ज़्यादा नहीं होती कभी भी। तो स्कैंटी रेनफॉल होती है, इट मीन्स बहुत कम बारिश होती है। सो द ग्रासेस टर्न ब्राउन इन समर, यानी कि समर में जो होती है यहाँ की घास ब्राउन कलर की हो जाती है, एंड विंटर्स में जो है वो ऑटोमन हो जाती है, मतलब थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ऑटोमन। आगे है माइलस्टोन में कुछ क्वेश्चन है ठीक करने हम कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये फॉल्स है क्योंकि डिपेंड होते हैं। फॉरेस्ट आर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशन जोन ऑन द अर्थ, तो बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन वाइड एंड बैंड आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ये भी सही है। ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट हैज द मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ है।
मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी सही है। विल्ड इन टेम्परेचर ग्रासलैंड, ये भी सही है। आगे हम बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट भी एक हैबिटेट है, एन एरिया कवर्ड विथ सैंड। ठीक है, डेजर्ट की एक ही पहचान होती है, वह एरिया जो कि सैंड से कवर होता है, वेयर लिटिल और नो रेनफॉल टेक प्लेस, या तो बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल नहीं होती है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल वेजिटेशन इज आल्सो स्केयर, यानी कि यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर होती है, बहुत ही कम होती है। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। पहला है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, और सेकंड है मिड लैटिट्यूड एंड डेजर्ट वेजिटेशन, थर्ड है वेजिटेशन ऑफ द कोस्टल डेजर्ट। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की जो कि रेस्पॉन्सिबल है डेजर्ट वेजिटेशंस के लिए। तो वो है आपका एक तो एरिडिटी ड्यू टू लेक ऑफ रेनफॉल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से बारिश नहीं होती है, सो यहाँ का जो रीजन है एरिड रीजन होता है एक तरह से। और सैलिनिटी ड्यू टू द इंटेंस ऑफ एवोपरेशन, यानी कि सैलिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है एक तरह से। यहाँ पर बिकॉज ऑफ एवोपरेशन बहुत ही कम होता है, तो सैलिनिटी कैसे यहाँ की कम होगी। एवोपरेशन अगर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, सो ठीक है। थर्ड नंबर का है लेक ऑफ ह्यूमस। अब ह्यूमस तो कमी होगा ना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमस आता ही कहाँ से है, प्लांट और एनिमल से आता है। वही जो नेचुरल वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है उसी से ह्यूमस बनता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, तो हम यहाँ पे ह्यूमस कहाँ से आएगा। प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट हैव स्पेशल एडेप्टेशन, ठीक है, बाय विच दे एडजस्ट इन देयर एनवायरनमेंट। तो स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रूट्स, यानी कि यहाँ पर जो कोई प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर के लिए। एंड स्मॉल लीव्स, पत्तियाँ बहुत छोटी होती है। इवन वो एक तरह से हम बोल सकते हैं उनको सक्सुलेंट टाइप की होती है। और फ्लैसी स्टेम होता है, हेल्प इन स्टोरिंग वाटर, ताकि वो कुछ अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सके। फोर प्लांट्स दे आर कॉल्ड जेरोफाइट प्लांट्स, यानी कि डेजर्ट में जो प्लांट्स फाउंड होते हैं उनको हम जेरोफाइट प्लांट्स कहते हैं। प्लांट दे आर फाउंड इन डेजर्ट कॉल्ड जेरोफाइट प्लांट, दिस सीड हैव टफ, इन प्लांट्स का जो सीड होता है वो टफ स्किन का होता है, ठीक है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टफ होती है। दैट सॉफ्टens एंड अलाउज सपोर्ट स्प्रोटिंग ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन, ठीक है, मतलब अगर थोड़ी ही बारिश हो जाए तो भी वो एक तरह से क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाता है, मतलब उग जाता है। द ट्रीज दैट फाउंड इन डेजर्ट आर कैक्टी है, बबूल है, कीकर है, खैर है, डेट पॉम है, ठीक है, ये पेड़ पाए जाते हैं। हमारे तो इंडिया में है डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान में है ना डेजर्ट, हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, डेजर्ट के पास ही रहते हैं। आगे देखो टुंड्रा वेजिटेशंस, इन दिस रीजन वेरी लेस और नो वेजिटेशन इज फाउंड। एंड टुंड्रा जो होता है एक तरह से पोलर रीजन होता है, यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन फाउंड नहीं होती है। दीज एरियाज आर कवर्ड विद आइस, यहाँ पर जो है हमेशा आइस और स्नो से पूरा एरिया ढका रहता है 9 मंथ्स के लिए। द सोइल रिमेन्स फ्रोजन मोस्ट ऑफ ईयर, यानी कि साल भर यहाँ पर जो सोइल होती है एक तरह से फ्रोजन होती है, बर्फ़ से ढकी होती है। दिस रीजन रिमेन्स ए फर्माफ्रोस्ट रीजन, ठीक है, फर्माफ्रोस्ट रीजन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक तरह से आइस फ्रोजन कंडीशन में जमी हुई होती है। द फ्रोजन सोइल ओनली सपोर्ट वेजिटेशंस लाइक लाइकेंस एंड मॉसेज, ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि 5500 की जो हाइट होती है उन पर सिर्फ, ठीक है, दो ही चीज़ उग पाती है, एक तो मॉसिस है और एक लाइकेंस है, ठीक है, लाइकेंस बोलता हूँ मैं इसको, बहुत से लोग इसको लीचेन बोलते हैं, आई डोंट नो। अगर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लार्ज ट्रीज आर टोटली एब्सेंट, ठीक है, पहली बात तो बड़े पेड़ तो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वेजिटेशन होती ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों के अलावा, लाइकेंस और पोसिस के अलावा। प्लांट्स लाइक सर्व एंड हर्ब ग्रो इन साउथर्न पार्ट ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, यानी कि जब 9 मंथ तो यहाँ पर एक तरह से आइस से जमी हुई होती है, बाकी के 2-3 महीने बचते हैं। अगर कुछ समर पार्ट होता है तो कुछ पार्ट पे शॉर्ट वेजिटेशंस देखने को मिलती है, अदरवाइज नो वेजिटेशंस, ठीक है। और जो इस सर्ब में भी एक तो लिलीज है, पॉपीज है, बटर कप है, ठीक है, वायलेट्स है, लाइकेंस है, ये यहाँ पर जो है ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये टुंड्रा वेजिटेशंस है और ये हमें देखने को मिलती है अंटार्कटिका, ठीक है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है, जो जानवर होते हैं ना
तो उनके बारे में द नंबर ऑफ वेराइटी टाइप ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन ईच टाइप ऑफ वेजिटेशन आर डिफरेंट। मतलब हर तरीके हैबिटेट में अलग अलग तरह के जो वेजिटेशंस के अकॉर्डिंग हम एक तरह से कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट होता है। नेचुरल वेजिटेशंस प्रोवाइड फूड्स वाटर एंड शेल्टर फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो इनके लिए फूड शेल्टर और एक तरह से ग्रोथ के लिए जो है और रिप्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड होती है। एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लें। These regions has most varied wildlife in the world. Apes, monkeys, snake, leopards, and pythons, lizard, and tree frog are and tree dwellers of rain forest। ठीक है, ये सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड नियर द रिवर्स बिसाइड ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स भी, बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। बात करते हैं एनिमल्स फाउंड इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में देखो वाइल्ड लाइफ हियर इज नॉट एज रिच एज द रेन फॉरेस्ट, यानी कि डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो होती है वो रेन फॉरेस्ट के जैसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है इसलिए। और इनमें जो पाए जाते हैं वो है आपका एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट ए लॉयन रिजर्व इन इंडिया, आपको पता है गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ पर लॉयंस रिजर्व है। मतलब हमारे इंडिया के जो लॉयन है एक तरह से वही ज़्यादातर पाए जाते हैं, इंडियन लॉयंस, या फिर इनको हम एशियन बोल सकते हैं। इस पार्ट ऑफ द दिस एरिया इंडियन रहीनोर्स एंड नाउ फाउंड ओनली इन द टेस्टा वैली वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो इंडियन रहीनोर्स है वो एंड द ब्रह्मपुत्र वैली में भी ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं एनिमल्स ऑफ कॉनिफोरस, ठीक है। ये है हमारा वन हॉर्न रहीनो जिसका एक सींग होता है, ठीक है। ये एनाकोंडा है, ठीक है। एनाकोंडा जो होता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉनिफरस की, यानी कि जो माउंटेन रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पर जो पहली बात तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनके जो बॉडी पे जो फर होगा, फर का कोट तो होगा ही, मतलब बहुत थिक हेयर का कोट होगा ताकि वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट कर सके। और उनकी स्किन भी थिक होती है। दे आर एडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट विद द शॉर्ट ईयर्स, इनके जो कान होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, टेल्स भी शॉर्ट होती है, एंड विच हेल्प देम टू बी विद स्टैंड सीजनल चेंज, ताकि वो सीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड जैसे फॉक्सीज है, वॉल्व्स है, वेडिया एंड बियर्स है, ठीक है, बीवर्स है, और सेवल्स है, मिंक्स है, मस्क है, ये सारे एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा टुंड्रा के बारे में। टुंड्रा जो कि ज़्यादातर यहाँ पर जो है वेजिटेशंस तो होती नहीं है क्योंकि साल भर तो आइस जमी रहती है। द नंबर ऑफ द रोडेंट्स सच एज जैसे लिविंग्स है, ठीक है, लिविंग्स एक रोडेंट्स है जो यहाँ पर पाया जाता है अलॉन्ग विद द कैरिबो, मस्क, ऑक्स, बॉल्ब्स, पोलर बियर, ठीक है, और स्टोट्स आर फाउंड हेयर। स्टोट, देखो स्टोट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ए स्टोट ए स्मॉल एनिमल विथ लॉन्ग बॉडी एंड ब्राउन फर, ठीक है, जैसा कि पोलर बियर में होता है ना, ऐसा ही होता है ये, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, काफ़ी तरह के इंसेक्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और इन ओशन कोड शार्क है, हेरिंग्स है, व्हेल्स है, सील्स है, और वॉलरसेस आर फाउंड हेयर। एनिमल ऑफ ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें जेब्रा है सबसे इंपॉर्टेंट, जिराफ है, डियर है, एलिफेंट है, लियोपोर्ड है, बफेलो है, कुडू है, बोंगो है, ठीक है, रेनॉर्ड्स है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो जो फ्लैटलेज बर्ड्स होता है एक तो कैसबेरी, ठीक है, और एमू भी यहाँ पे पाया जाता है, ये एमू है, ठीक है, बर्ड्स ये थोड़ा बड़ा होता है। और एक अपने जो एमू है, अगर देखो डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में आपके हायंस है, और फॉक्स है, जैकल्स है, कंगारू है, रेट है, ठीक है, ये सभी डेजर्ट एनिमल्स है। कैमल्स तो ही है। एनिमल हेयर अडेप्ट टू बी द हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, मतलब यहाँ पर डेजर्ट में हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, तो जो इनको अडेप्ट कर सकते हैं वो सभी एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। और अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो एक तरह से स्मॉल होते हैं,
मतलब ईयर तो बिग होते हैं बट यहाँ के एनिमल्स स्मॉल होते हैं ज़्यादातर। आगे देखो एक्सपेक्ट केमिकल्स, मतलब कैमल को छोड़ के बाकी के जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो सब छोटे होते हैं, ठीक है। कैमल बड़ा होता है बस। सब एनिमल्स स्पेंड द डे टाइम इन बोरोज, यानी कि दिन में तो वो बिल में रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। दिन में बाहर नहीं निकलते क्योंकि दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट नाइट के टाइम पे वो बाहर निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड, यानी फूड के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, जो दिन में तो अंदर बिलों में छुपे रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसलिए उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है। कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए बेटा। द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन, यानी कि इनका प्रोटेक्शन करना और इनको प्रिजर्व करना फॉर फ्यूचर के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। टुडे इट इज क्रिटिकली नीडेड, मतलब इसकी हमें बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको इसकी नीड है। वेरियस स्टेप हैव बीन टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएनओ के द्वारा काफ़ी सारी स्टेप्स इसके लिए लिए गए हैं ताकि हम इन वाइल्ड लाइफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनको हम एक तरह से प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। इट्स एजेंसीज एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशंस यूनिवर्सल प्रोग्राम इंक्लूडिंग बैन ऑफ पोचिंग, यानी कि इनको पकड़ना, मतलब वाइल्ड लाइफ को पकड़ना, एनिमल्स को एक तरह से पोचिंग करना भी बैन है। ट्रेड ऑफ इबोरी, जैसे एलिफेंट के टस्क और हॉर्न्स रहीनों के, ठीक है, तो इनको एक तरह से बेचा जाता है, कमर्शियल किया जाता है, तो ये भी बैन है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, और जितना हो सके बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश करने के लिए यूएनओ जो है हर कंट्री को एक तरह से बाध्य करता है, एंड इसमें इंक्लूड इंडिया भी है। मैनी कम्युनिटी प्रोग्राम्स आल्सो एक्सिस्ट, लाइक जैसे चिपका मूवमेंट। इंडिया में अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हुए हैं, चिपको आंदोलन हुआ है, ठीक है, और वन महोत्सव भी मनाए जाते हैं। बिश्नोई मूवमेंट तो हुआ ही है खेजड़ी ट्री के लिए। स्केयर्ड ग्रुप्स द गवर्नमेंट, ठीक है, इनिशिएटिव इंक्लूड ओपनिंग ऑफ द नेशनल पार्क, ठीक है। हमारे इंडिया में काफ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये क्यों बनाई जाती है, ठीक है, ये सब इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इन वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, इनको कंजर्व कर सकें, ताकि ये फ्यूचर में हमें दिखाई दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारे जो है एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इनको बचाना नेसेसरी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक ही चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स पे हम डिपेंडेड होते हैं, प्लांट्स हम पे भी डिपेंडेड होते हैं, एनिमल्स पे हम डिपेंडेड होते हैं, एनिमल्स हमारे ऊपर डिपेंडेड होता है, और इसी टाइप से जो है बायोडाइवर्सिटी एक तरह से तैयार होती है और इकोसिस्टम बनता है। तो बेटा ये है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और आपकी बुक के मैंने वैसे भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिए अपने क्लासमेट को शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। गुड बाय, थैंक यू।